आज है मेरी क्लास जीके क्लास की पार्ट 4 की पार्ट 2, क्योंकि मैंने पार्ट 1 बना दिया। तो आप लोग से मैंने वादा किया था कि मैं जीके पूरा बता दूंगा, और फाइनली जीके का सीरीज आज खत्म होने वाला है। आपको ये 4 क्लास अगर आप कर लोगे, जितना मैंने टॉपिक बताया था, मैं आपको 100% लिख के गारंटी देता हूँ। गारंटी मतलब ही समझो कि आप लोग क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें से 60 to 70% क्वेश्चन उसी में से मिलने वाली है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो चीज़ें थी मैं आप लोगों को बता दिया था। कुछ कुछ ऐसा अटपटा क्वेश्चन जो पूछ देता है पटना वुमेंस कॉलेज, वो तो आप उसको 10 एक्स्ट्रा मांग के चलो, क्योंकि 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन होंगे जीके के, वो आपसे बन के ही रहेंगे, नहीं बनने के सवाल ही नहीं। इसी में से क्वेश्चन घुमा फिरा कर इधर उधर से ही आप लोग को आती है। तो चलिए, उसके बाद एक करेंट अफेयर की बात आती है। तो करेंट अफेयर मैंने आपको पहले भी बोला था, जो करेंट अफेयर जो चीज़ें हैं जो बता रहे हैं, उसके लिए मैं ग्रुप में पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों बीच में। अब कुछ लोग बोलेंगे सर करेंट अफेयर कहाँ से कैसे आते हैं, तो मैंने आपको टॉपिक लिख के दे दिया था आपको पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के अंदर में। और ये जो है सो आप लोग का यहाँ जो बता रहा हूँ, ये क्लास पार्ट जीके पार्ट 4 का पार्ट 2 है। और करंट अफेयर अगर आपको चाहिए तो भाई वीडियो चाहिए तो आप कम से कम नीचे 50 कमेंट करो, क्योंकि 100 200 100 200 50 10 लोगों के कमेंट पर अगर मैं बना दूंगा ना, तो भाई 100 150 व्यूज आ रहा है। देख रहे हो ना आप लोग कितना कम व्यूज आ रहा है। बच्चे देने वाले हैं 12 से 13 हज़ार बच्चे एग्जाम, लेकिन 100 200 व्यूज से क्या होने वाला है। तो आप लोग 50 कमेंट करोगे तो ही करंट अफेयर वीडियो आ पाएगी, नहीं तो मैं करंट अफेयर में आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, अपना पढ़ते रहना। चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, आज है ये जी क्लास की पार्ट 4 की पार्ट 2, ठीक है। इसके पहले और आप ये सोचोगे सिर्फ पार्ट 3 देख के मैं कर लूँ, नहीं, आपको चारों पार्ट देखना पड़ेगा डिटेल से। उसके अलावा वो कोई उपाय नहीं है। ठीक, चलिए। तो यहाँ पे जो है ना, मैं इकोनॉमिक्स उठा लिया हूँ। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। देखिए, भारत के अंदर जो इकोनॉमिक्स था, उसके अंदर जो क्वेश्चन आप देखोगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको थोड़े आपके आउट ऑफ माइंड से रहेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर देखना है सबसे पहली बात हुआ क्या था। तो देखो, सबसे पहली बात ये आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पर एक बुक है प्लांट इकोनॉमी नाम का। प्लांट इकोनॉमी जो है सो ये बुक लिखा गया था, वो लिखा गया था सर एस विस्टरिया के द्वारा 1934 में, जिन्होंने इसमें प्रथम बार आपको यहाँ पर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमीशन गठन किया गया, और इसमें उन्होंने भारत के आर्थिक नियोजन के बारे में बात किया था। तो एग्जाम में डाला गया प्लांट इकोनॉमी। प्लांट इकोनॉमिक बुक किसने लिखा है और कब लिखा है, तो आपको यहाँ फर्स्ट डिटेल्स याद करना है। उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, और जवाहरलाल नेहरू ही, याद करना, जवाहरलाल जो नेहरू थे वही, इन्होंने ही पहली बार भारत में प्लानिंग कमीशन को लाया था, ताकि इंडिया की इकोनॉमी बेहतर रहे। ठीक है, इनके लिए इनको इनका धन्यवाद। चलिए, अब आते हैं यहाँ पर एक पॉइंट और याद करना है कि इंडिया के अंदर में सर्वोदय योजना, कौन सा योजना, सर्वोदय योजना, जो बोलते हैं जयप्रकाश नारायण जी ने लाया था 1950 में, वो एम एन राय के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ भी याद कर लेना है। और फाइनली जब देश को आज़ादी मिल गई, आज़ादी के बाद जब देश का आपको सब कुछ लागू हो गया, मतलब कि देश के अंदर संविधान लागू हो गया, तो 1952 के अंदर में आपका यहाँ पर देखना, यहाँ पर तो 1952 के अंदर में फाइनली गैर संवैधानिक निकाय की तरफ से भारत में के अंदर में राष्ट्रीय विकास परिषद गठन हो गया। अब देखो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन नहीं डालती है पटना में, नहीं डाला है, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है। अगर आप लोगों को पढ़ना होगा पंचवर्षीय योजना से तो पढ़ लेना, लेकिन मेरे लिए लगता है कि भाई एग्जाम में जब डालता नहीं है तो पढ़ने से कोई फायदा इसको है नहीं, इसको आप स्किप पर चलते हो। अब यहाँ देखो, कुछ कुछ योजनाएं हैं जो भारत सरकार ने लाई थी अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए। उसके अंदर में यहाँ पर कुछ कुछ योजना है, तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग इसमें से 4-5 रट लो, एग्जाम के अंदर में आ सकता है। कहीं पूछ देगा तो फिर प्रॉब्लम आप ही लोगों को होगा, इसी के लिए मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ ताकि याद कर लेना। अन्नपूर्णा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्योदय अन्न योजना याद कर लेना। उसके बाद जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, ये सब रट लेना कब आया था। राष्ट्रीय, उसका मनरेगा कब आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। उसके बाद में यहाँ देखो उसका फिर आपको याद करना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आया था, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इतनी सारी योजना है जो आप रट के जाना, क्योंकि रट से कहीं कहीं क्वेश्चन डालना है कि इसका स्थापना कब हुई थी। इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको आप रट के जाइएगा। चलिए, अब यहाँ पर जानते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक इसे पढ़ना आपको जरूरत नहीं है, आप पढ़ने जो था आपको राजस्व के बारे में। देखिए ये है क्या, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है सो सरकार आपसे टैक्स लेती है। पता होना चाहिए कि सरकार ना आपको टाइम टाइम आपसे टैक्स लेती है। तो वो टैक्स लेती है, वो होता है 2 टाइप का। एक होता है यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स,
ये एक होता है डायरेक्ट टैक्स। दो टाइप का होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन डाल देता है कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स है या फिर कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर या फिर अप्रत्यक्ष कर। मैं आपको इंग्लिश में इसका पीडीएफ दे दूंगा, इंग्लिश में देख लीजिएगा। इसके अंदर में ये पूरा लिस्ट आपको रखना है कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, और ये पूरा लिस्ट रखना है प्रत्यक्ष कर क्या होता है। आप थोड़ा ध्यान देना, देखो अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर अंतर समझना। देखिए, जब सरकार के पास पैसा डायरेक्ट जा रहा है, आप पॉकेट से पैसा निकाल रहे हो और वो आप किसी और को नहीं, डायरेक्ट उसका टैक्स जो है सरकार के पास जा रहा है, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, तो वो है डायरेक्ट टैक्स। और जब सरकार के पास पैसा जा रहा है लेकिन घूम फिर के जा रहा है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि यहाँ देखिए, आप जो कमाते हैं, जैसे कि आपके पिताजी अगर गवर्नमेंट सर्विस में है, तो गवर्नमेंट सर्विस में रहने के बावजूद क्या होता है कि उनका साल में एक बार पैसा उनका टैक्स के रूप में काटा जाता है, जो उनकी सैलरी की लगभग 15% के आसपास होती है। आपको तो ये चीज़ पता होना चाहिए। तो इसी के अंदर ये चीज़ कहने का अर्थ ये है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट उनके अकाउंट से काट ले रही है पैसा। इसके अंदर में कोई बिचौलिया है, किसी और को आप दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट आपसे गवर्नमेंट काट रही है, तो उसको बोलते हैं आयकर। अब है देखो यहाँ पर धन कर, आपके संपत्ति पर डायरेक्ट टैक्स लग रहा है। अब लेकिन देखो यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी आप पहले देते हो दुकान, पहले आप पे करते हो दुकान वालों को, दुकान फिर पे करता है अपने जो जिससे वो सामान लाता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, उसको पे करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर पे करता है सरकार को। तो मेरी बात समझ गया ना। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसके अंदर से घूम फिर कर पैसा जाता है तो सरकार के पास ही, लेकिन घूम फिर के जा रहा है। तो इस केस के अंदर में आपको ये दिमाग अगर लगा लोगे तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। भारत में आयकर जो आराम, तो यहाँ पर ऐसे आप समझ सकते हो कि भारत में आयकर लाने वाले कौन थे, तो जेम्स विल्सन थे। अब चलिए यहाँ पर उसी तरह से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर आप रट लीजिएगा कौन किस में आता है। क्वेश्चन इसमें डालता है कोई कि ये होटल किस में आता है, तो ये किस में आता है। उसके बाद एक ध्यान देने वाली बात और है कि भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक चलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। चलिए ये आप खत्म हो गया। अब आते हैं भारत में बैंकिंग प्रणाली। देखिए, भारत में सबसे पहली बार ना बैंकिंग प्रणाली लाने वाले के जो नाम है, भारत के जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे, सीडी देशमुख। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से निकल के चला आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, जो बैंकों को समाज के अधिक उपयोगी उद्देश्य से 14 बड़े व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो एग्जाम में डालता है क्वेश्चन कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1969 में किया गया था। उस समय कितने बैंक थे, तो 14 बड़े बड़े बैंक थे। और फाइनली जो है 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। और सीडी देशमुख जो थे ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने सबसे पहली बार समाज के अधिक उपयोगी बनाने के लिए उद्देश्य से 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों को एकीकरण किया था। उस सबसे पहली जो बैंक है अपने भारत के अंदर में वो कोई थी, कॉमर्शियल बैंक थी। 1881 में सबसे पहला बैंक भारत में स्थापित हुआ था। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 84 में की गई थी। और कमर्शियल बैंक भी यहाँ पर जैसे 81 में की गई थी। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आप वहां बना सकते हो। यहाँ देखो, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, और 1 जनवरी 1949 को इसकी रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किया गया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाती है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी और उसकी राष्ट्रीयकरण कब की गई थी। ठीक है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही एक नया नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ख्याल रखना, ये भी चीजें आपको जो है सो यहाँ पे ये चीज ध्यान में आपको रखने योग्य बातें हैं। जो रखने योग्य बातें हैं वो आपको रखना पड़ेगा याद के, मतलब कि अपने अंदर के अंदर में, ताकि यहाँ पर आप लोग को दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर कि भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दी। अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन की तरह अब रुपए का भी अपना प्रतीक चिन्ह, तो यहाँ पर ये वाला जो चिन्ह देख रहे हो रुपया का, इसको उदय कुमार ने दिया था। याद करना कि पूछते का एग्जाम के अंदर कि रुपए का चिन्ह किसने दिया था, तो उदय कुमार ने दिया था। इसका क्वेश्चन यहाँ पर इसे डाल देता है। तो जो कि यहाँ पर देखना कि रुपए का प्रतीक चिन्ह जो है डिजाइन मुंबई IIT के पढ़े डॉक्टर उदय कुमार ने दिया था। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद करने की चीजें है। अब देखिए, भारत में बहुत सारी बीमा कंपनियां आई है। इस बीमा कंपनी के अंदर में LIC है, तो और भी बहुत सारे हैं, आयात निर्यात बैंक है, तो उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो पहली बात कि LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस जो आप करवाते हो, उसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय जीवन बीमा निगम। तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह यहाँ पर LIC फुल फॉर्म याद कर लो। इसकी स्थापना कब हुई थी, 56 में, और मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। पहला टॉपिक यहाँ से एक निकल के चला आता है। फिर आपको ये जो दिख रहा है सामने,
सामने के अंदर में आरबीआई की स्थापना याद करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना याद कर लो, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना याद कर लो, आईडीबीआई की याद कर लो। पूछता है एग्जाम के अंदर में, बाकी ये दोनों सब छोड़ भी सकते हो, ये दोनों छोड़ सकते हो, लेकिन जितना मैं टिक मारा हूँ उतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके रखिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंदर में आऊं तो ये सब आपको यहाँ पर नाबार्ड की याद कर लेनी है, एग्जाम में आपको यहाँ पर डाल देता है, और सीडीबी की। बाकी आप छोड़ सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नाबार्ड और सीडीबी की आपको याद रहना चाहिए। अब है सेबी। सेबी वही है शेयर मार्केट जो कि जो भारत के अंदर में कब आई थी, तो सेबी की जो स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी। सिक्योरिटी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रहना चाहिए। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एलआईसी का, यूटीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो आप इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और सेबी का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा यहाँ पर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको याद करना है, जो कि 1988 में आई थी। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो कि शेयर बाजार के लिए, शेयर मार्केट के लिए चीजें हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब जो है सो आपका यहाँ पर ये खत्म हो गया हुआ है। अब है आपकी भारत की जनगणना। इससे भी क्वेश्चन आपको डाल देता है भारत की जनगणना से, तो उससे भी क्वेश्चन फटाफट आपको याद कर लेनी है, ताकि आपको दिक्कत इसके अंदर में ना हो। चलिए देख लेते हैं। 3 राज्य ऐसे जो जनसंख्या सबसे अधिक किसकी है अपने भारत देश के अंदर, किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र की है, और फिर बिहार की है। लेकिन अगर पूछा है कमी के तौर पर, सबसे कम है सिक्किम की जनसंख्या, उसके बाद मिजोरम की, तब है अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पर। उसके बाद सबसे अधिक दशकीय वृद्धि, मतलब सबसे अधिक किस राज्य में, जो 10 सालों में सबसे अधिक किस राज्य की जनसंख्या बढ़ी है? तो मेघालय की बढ़ी है, तब अरुणाचल प्रदेश की बढ़ी है, तब बिहार की बढ़ी है। उसके बाद में यहाँ देखना, तो कमी किसकी है? तो नागालैंड की सबसे ज्यादा कमी है, तो आप ये याद कर लो। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार का है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, ये भी याद कर लीजिएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक लिंगानुपात राज्य है केरल, जो कि 1084 है, मतलब सबसे अधिक है। और कम में पूछेगा तो हरियाणा। तो आपको ये डाटा भी याद रहना चाहिए, 1084 और 869 एग्जाम में डाल देगा। एग्जाम के अंदर में सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य केरल है, जो कि 94% साक्षर है, और सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार 61.8% साक्षर है। तो ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पास चलते हैं फ्रेंड्स, आपके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि एमसीक्यू बनाना। विदाउट एमसीक्यू आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा। चलिए एमसीक्यू बनाइए, आइए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। याद कर लो, एग्जाम में डाल देता है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत क्या है? आर्थिक विकास से दृष्टि से भारत एक विकासशील है, विकसित नहीं, विकासशील राष्ट्र है। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? तो आयात, जिसका आयात और निर्यात दोनों बंद हो। डी नंबर इसका आंसर। आगे चलते यहाँ पर 5 नंबर में देख लेना क्वेश्चन। यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो ये सभी है। आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर 7 नंबर में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखना 7 नंबर छूट गया, 1 मिनट। 7 नंबर में क्या पूछ रहा है देखिएगा, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल होती है? 7 का डी। हाँ, ये मैंने आपको बताना भूल गया। देखो अर्थव्यवस्था में ना 3 क्षेत्र होते हैं, आप याद कर लो। 3 क्षेत्र होते हैं यहाँ पर, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और यहाँ पर तीसरा। तो देखो आप लोग ना इसको यहाँ पर ख्याल रखो। तो पहला जो होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है। पहला जो क्षेत्र है जुड़ा हुआ है आपको कृषि से, याद कर लीजिएगा। और तीसरा जुड़ा हुआ है सेवा से, ठीक है, सेवा। ध्यान में बताता हूँ, ये कृषि, सिर्फ कृषि की चीजें है ना, कृषि वाली चीजें प्राथमिक क्षेत्र में आती है। सेकेंडरी में आती है इंडस्ट्रियस चीजें, कंपनी, जो कंपनी खुलती है, कंपनी उम्पनी सब इसमें है। कंपनी, लेबर, ये सब इसमें आती है, मतलब कि कारखाना से जुड़ी हुई चीजें। तीसरा में आता है सेवा क्षेत्र, जैसे कि डॉक्टर हो गए जो सेवा करते हैं, टीचर हो गए जो सेवा करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में काम करने वाला आदमी जो सेवा करता है, एम्बुलेंस चलाता है वो सेवा करता है, ड्राइवर हो गया, जो आप बच्चे सेवा करते हैं ना, वो तीसरा में आ गए। सेकेंड क्षेत्र में क्या आता है? सेकेंड में इंडस्ट्री, कंपनी की चीजें, और फर्स्ट में कृषि। तो एग्जाम में फंसना मत, आप एग्जाम में डाल देता है कि किस क्षेत्र में आते हैं। चलिए अब आते हैं सेवा क्षेत्र। जो है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आता है? तो पता है, मैंने अब जस्ट बताया है आपको। भारत में राष्ट्रीय आय गणना कार्य कौन करता है? तो देखो भारत में जो राष्ट्रीय आय जो निकलती है ना, वो आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन निकलती है। देखो अगर आप सोचोगे कि सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव थ्योरी पढ़ के बना लूंगा, नहीं, आपको यहाँ पर ना इस थ्योरी के अलावा भी आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं थ्योरी में नहीं बताया हूँ। आते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है?
तो वो आधार वर्ष यहाँ पर है 1999 से 2000। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय पता होगा आप लोगों को, ज़्यादातर बच्चों को। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आय क्या है, तो बाजार मूल्य पर निकल राष्ट्रीय उत्पाद है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम 12 नंबर के अंदर क्या पूछ रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका है तीर्थ क्षेत्र, मतलब सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र का जो है सबसे अधिक योगदान है। चलते हैं नेक्स्ट के अंदर में 13 से यहाँ पर, तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो हमारे दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया था। इसको तो सबको पता होगा। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो सेवा क्षेत्र का है। मैंने जस्ट बताया था आप लोग को। 15 में आते हैं, इंडियन विजन 2020 क्या है? तो इंडियन विजन 2020 है योजना आयोग द्वारा भारत के 2021 तक विकसित राष्ट्र बनाना। 16 के अंदर में क्या है? तो 16 का आंसर डी हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ज्ञात कर लीजिएगा। भारत में बेरोजगारी किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है संरचनात्मक बेरोजगारी। 18 में देखते हैं यहाँ पर, भारत ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है कौन सी है? तो वो है आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी के अनुमान लगाने के लिए केवल आयोग के लिए किसका सूत्र प्रयोग करते हैं वो लोग? तो डीटी लकड़वाला। याद कर लो, एग्जाम में डाल देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीटी लकड़वाला। भारत में रोजगार के अवसर पर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सबसे अधिक हो रही है? तो वो हो रही है निर्माण क्षेत्र में। अब आगे आते हैं यहाँ पर, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, क्या था? सी नंबर, गरीबी में सबसे अधिक गरीबी की मदद करना। आगे चलता हूँ यहाँ पर, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? तो कुटीर ज्योति योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। याद कर लो, एग्जाम में डाल देता है। तो इसमें देखते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक बनाता है। ठीक है, विश्व बैंक करता है आपको। आगे आते हैं यहाँ पर, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्र की देन है? तो वो है हमारे महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक में शामिल कौन होते हैं? तो वो होते हैं ये सभी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब आया था? तो 2 फरवरी 2006 में आया था। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश था। भारत निर्माण योजना का संबंधित किससे है? भारत निर्माण योजना का संबंध आपको भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से है। आते यहाँ पर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कब आरंभ किया गया था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 में किया गया था। आगे चलता यहाँ पर राजीव गांधी के बारे में, तो राजीव गांधी कल्याण योजना कब आरंभ हुई थी? वो हुई थी 1 अप्रैल 2005 को। आगे चलता हूँ यहाँ पे 31 के अंदर में, भारत में योजना आयोग के निर्माण के उद्देश्य क्या है? तो उपयुक्त सभी है। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो वो होती है योजना आयोग की। ठीक है, जो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके बदले नीति आयोग आ चुका है, तो ख्याल रखने का, नीति आयोग आ चुका है। पंचवर्षीय योजना के अंतिम प्रारूप कौन करता है प्रारूप? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। याद कर लीजिए, एग्जाम में डालता है क्वेश्चन ये सब। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत योजना की स्थापना की गई थी, किसने की गई थी? केंद्रीय विधान मंत्रिमंडल के द्वारा। आते यहाँ पर, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये है हमारे प्रधानमंत्री ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो इसके लिए आंसर जो है सो 1 अप्रैल 1951, ए नंबर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र में था? तो वो हमारे कृषि के क्षेत्र में था। आते हैं यहाँ पर आगे, द्वितीय में किस पर था? तो द्वितीय जो मॉडल है वो किस पर आधारित थी? तो द्वितीय मॉडल पीसी महाबुनिस पर आधारित थी। याद कर लो, एग्जाम में कहीं पूछ देगा तो काम ही दे देगा आप लोगों को। राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद गठन 1962 में की गई थी। भारत में योजना अवकाश प्लानिंग टूडे ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1966 में, सूखे के बाद। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुआ था? तो ये सभी। गरीबी हटाओ, आत्मीयता की प्राप्ति, ये सब नारा किस में दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना दिया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना दिया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रतिशत वार्षिक विकास दर कितना था? तो वो था आपको 8%। आते हैं 12वीं पंचवर्षीय के दौरान कब से कब तक हुआ था? तो 12 तक हुआ था, उसके बाद खत्म ही हो गया था। उसके अभी आ गया था यहाँ पर योजना आयोग, तो नीति आयोग आ गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर में कितना था वार्षिक वृद्धि? तो वो है आपको ए नंबर, 8.2%। निम्नलिखित में से किन सरकार के द्वारा लगाए जाने वाला कर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आने लगा। यहाँ पर ये सभी केंद्र सरकार लगाती है।
आते निश्चित में से अप्रत्यक्ष कर कौन है? अप्रत्यक्ष कर इसमें से देखो तो इस अप्रत्यक्ष कर कौन होगा? ये सभी अप्रत्यक्ष कर है। रेखा समिति का संबंध किस चीज से है? तो अप्रत्यक्ष कर से ही है। चलते हैं, बिक्री कर का किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? बिक्री कर तो वो है राज्य सरकार का बिक्री कर, ये अप्रत्यक्ष कर है। इसीलिए भारत की अधिकतम कर प्राप्त किस क्षेत्र से होती है? तो भारत का अधिकतम केंद्र प्रपात जो प्राप्त होता है वो उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार की अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? तो वो होती है आपको आय कर से। राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? तो वो है कर सुधार से। चलिए हैं यहाँ पर 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वाई वी रेड्डी। ठीक है, 56 का देखते हैं। 12वें वित्त आयोग के केंद्र करों से राज्यों के लिए कितने प्रतिशत करों की सिफारिश की गई थी? तो ये है आपका 56 का ए है 42%। चलते हैं, वैट किस प्रकार का कर है? वैट कर किस प्रकार का कर है? तो वो है आपके प्रत्यक्ष कर है। भारत में वैट कब लागू हुआ था? एग्जाम में डालता है क्वेश्चन। सी नंबर 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था। भारत के विधिग्राह युद्ध मुद्रा कैसी है? तो वो है आपकी रुपया। सरकार द्वारा पुरानी पैसा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विमुद्रीकरण। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था वही कारण हुआ था। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, वह क्या कहलाती है? एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगर मुद्रा के पैसा गिर गई और कीमत बढ़ गई तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का इंग्लिश हुआ मुद्रास्फीति। ठीक है, आते हैं मुद्रास्फीति से कौन कौन लाभान्वित है? तो बी नंबर ऋणी को कम ब्याज देना पड़ता है। अब तक भारतीय रुपए को कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? अब तक भारतीय रुपए को कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर 3 बार। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आगे चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब देखते हो यहाँ पर, तो निम्नलिखित में से किस बैंक की कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो वो खोल सकता है आरबीआई में कोई भी खाता अपना नहीं खोल, क्योंकि आरबीआई क्या है? देश का बैंक है, उसमें कोई खाता नहीं खोल सकता है। चलता यहाँ पर 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव भाष्यकार के होते हैं। भारत में नोट जारी करने का कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो वो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जो कि इसका नाम क्या है पता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाद में रख दिया गया था। तो ये है आपको। आगे चलता है 1955, भारतीय द्वारा समिति देयताओं द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो पहला बैंक था अवध कमर्शियल बैंक, पता होगा आप लोग को। भारतीय जीवन बीमा योजना जो था उसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी आपको यहाँ पर सी नंबर 1956 में की गई थी। 72 में देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंक की संख्या कितना है? तो 5 है, वैसे अभी वर्तमान में 7 हो चुका है। नरसिंघम समिति संबंधित किससे है? तो वो है बैंकिंग संरचना सुधार से है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बसे शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है? तो वो रखती है बी नंबर सेबी, शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो वो है नाबार्ड, पता होगा आप लोग को, नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 1982 में। मंदरिया और तेजरिया शब्दावली किससे संबंधित है? तो वो है शेयर बाजार से। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? तो बी नंबर निक्की, उसका नाम क्या है? निक्की। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 1.21 अरब थी। अभी 142 प्लस पहुंच चुका है। भारत में 2001 से लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि की दशकीय वृद्धि पर कितनी रही है? सो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर डाल रहा है, तो वो रही है 17.7%। एग्जाम में डालता है क्वेश्चन, एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा। वर्ष 2011 के अनुसार में भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे कह रहा है कि कितनी है? तो 943 है स्त्री की संख्या, मतलब 1000 पुरुष पर 943 मत महिला है। वर्ष 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार में भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो वो है आपका 73%। आगे देखते हैं, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, जो कि 96% के आसपास है। वर्ष 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है सी नंबर 382। याद कर लो, एग्जाम में डाल देता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सबसे सुमेलित नहीं है? 86 का आंसर डी नंबर, ये नहीं मिल रहा है। सबसे कम लिंग अनुपात बिहार का नहीं, हरियाणा का है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर वहाँ तो 896 वहाँ पर है 1000 पर, और यहाँ तो शायद 943 से कुछ है। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है?
तो इसका आंसर डी होगा। सबसे कम घनत्व वाला राज्य बिहार नहीं है, घनत्व वाला राज्य, सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार। आगे चलते हैं, और इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश रहता तो सही रहता। बाकी सब देखो, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में भी जो दिया हुआ है इंपॉर्टेंट जानकारी वो पढ़ लेना, एग्जाम में काम देता है। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक कब से कब तक माना जाता है, तो बी नंबर 91 से 21 तक। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, सबको पता होगा। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है, तो 90 का सी, ब्याज भुगतान। आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध किससे था, तो बी नंबर बीमा क्षेत्र से था। चलिए चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पर। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है, योजना पत्रिका का प्रकाशन होता है बी नंबर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से। भारत का वित्तीय वर्ष आरंभ होता है 1 अप्रैल से लेकर। गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है, गिल्ड एज्ड बाजार संबंधित सहकारी सरकारी प्रतिभूतियों से। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, 95 का बी नंबर देवास में है। 10 रुपये था, उससे ऊपर के नोट भाषा किसके होते हैं उसके ऊपर से भारतीय गवर्नर के होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकरण का कब किया गया था, तो सबको पता है इसके बारे में। 1949 को निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र ईपीजेड का स्थापना कहाँ किया गया था, तो सूरत में किया गया था। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी बी नंबर 2 अक्टूबर 1975 को। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना का मुख्यालय कहाँ पर है, 100 का नंबर बी, लखनऊ में है। मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है, तो 101 का आंसर डी, 2011 से 12 को। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन है, तो प्रत्यक्ष कर ये सभी है डायरेक्ट टैक्स। भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो वो करते हैं वित्त मंत्रालय। तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए चलिए अब देखिए ना, साइंस है। देखो साइंस में क्वेश्चन उतना डिटेल से नहीं आता है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से आता है। तो जिसके लिए मैं क्या किया हूँ पता है, मैं आपको फिजिक्स में 100 क्वेश्चन, उसके बाद फिर केमिस्ट्री में 100-150 क्वेश्चन, और फिर आपका बायोलॉजी में 100-150 क्वेश्चन, पूरा मिलाकर टोटल 500 क्वेश्चन का यहाँ पर जो है सो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये पूरा मैं ग्रुप में आपको सेंड कर दूँगा। ग्रुप में अगर आप ऐड नहीं तो ऐड हो जाओ, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर बस क्लिक करना है और टेलीग्राम के थ्रू आपको यहाँ पर ऐड ग्रुप में हो जाना है। तो टोटल यहाँ पर 500 क्वेश्चन जो है ना, टोटल आपको ये 500 क्वेश्चन अगर आप बना लोगे तो फिर आपको मैं इसका आंसर शीट भी सबसे नीचे दिया हुआ है, ये देखो। तो ये 500 क्वेश्चन आपको बना लेनी है, उसकी इतना काफ़ी है आपके लिए, ज़्यादा इसमें डिटेल्स नहीं बना, बस 500 क्वेश्चन को टिक लगा लेना है प्रिंट निकाल के, या फिर ऐसा ही पढ़ना होगा फोन में तो फोन में पढ़ लो, प्रिंट निकाल लो और 500 क्वेश्चन टिक मारो, फटाफट उसको पढ़ते जाओ, धुआं पूरा उसको उड़ा दो। बस आपको साइंस से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। टोटल 500 क्वेश्चन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये जब खत्म हो जाएगा आपको, बस इतना ही था इसके अंदर में। चलते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक। आइए अब देखिए, आपका एक टॉपिक बच गया था, वो है फसल। फसल से क्वेश्चन डाल देता है कि इनमें से कौन सा फसल है। देखिए फसल में ना 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं खरीफ फसल और एक होते हैं आपका रबी फसल। ठीक है, खरीफ फसल और रबी फसल, और एक होता है जायद फसल। तो बस आपको यही 3 फसल ध्यान में रखनी है, जिससे आपको क्रॉप्स बोलते हैं तो आपको ध्यान में होगा, जिससे आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो और आपको काफ़ी आसान होगा। एग्जाम में डालता है कि मक्का जो है, एग्जाम डालेगा कि इनमें से खरीफ फसल कौन सा है, और ऑप्शन में आपको 5-6 चीज डाल देगा। उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्वेश्चन आपके जो है सो होंगे ये रबी, और एक होंगे खरीफ, तो आपको फंस जाओगे आप। तो उसको ट्रिक के माध्यम से करना है। सबसे पहली बात, जो एक होता है खरीफ फसल। खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोया जाता है, मतलब अभी बोया जाएगा, और अक्टूबर नवंबर में उसे उखाड़ा जाता है। ठीक है, एक होता है रबी फसल। रबी फसल में क्या होता है कि इसको अक्टूबर नवंबर में रोपा जाता है, जब उसको उखाड़ेंगे तो इसको रोपेंगे और मार्च अप्रैल में फिर उसको जो है उखाड़ लेंगे। उसके बाद एक होता है जायद फसल, जो बीच में गैप बचा है ना, बचा है मार्च अप्रैल से जून जुलाई, जो 1 महीना जो बीच में गैप बचा है, वो 1 महीना में ही ये जायद फसल रोपे जाते हैं। चलिए अब आते हैं, पढ़ते हैं खरीफ फसल से। तो खरीफ फसल कितने हैं टोटल, इससे क्वेश्चन कितने बन जाते हैं, उसके लिए टोटल यहाँ पर 4-5 है ही, जो आपको रटना पड़ेगा ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक है यहाँ पर कि मेहर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। क्या बजाया, दिल से बाजा बजाया। देखो मेहर है तो मौ से मक्का हो गया, हर से अरहर हो गया, उसके बाद के हटा दो, फिर गधे आ गया, तो गौ से गन्ना आ गया, धौ से धान आ गया। दिल है यहाँ पर तो दी से आ गया, यहाँ पर दिल से तिलहन कर दो, और फिर बाजा, तो बा से बाजरा आ गया, जा से ज्वार आ गया। बस आपका खरीफ फसल खत्म हो गया।
ट्रिक के माध्यम से एक दो प्रैक्टिस करो, बन जाएगा। क्वेश्चन इसी में डाल देता है। एक है रबी फसल कि आज सच में राई ने गेम खेला, ये है ट्रिक इसका। तो आ से हो गया आलू, जौ से जौ, सच से सरसों और चना दोनों को, सौ से सरसों और चौ से चना, ठीक है। सच, सौ से सरसों, चौ से चना। राई से राही याद करो, गेम से गे से गेहूं और मौ से मटर, तो खत्म हो गया। और बाकी बचा जायज फसल, तो इसको हो गया ककड़ी, खीरा, तरबूज और सूर्यमुखी। ये जो चार बचे उसको रट लीजिएगा। ककड़ी, खीरा, तरबूज और सूर्यमुखी जो है वो जायज फसल के अंदर में आते हैं, जो मात्र 1 महीना के लिए ही होता है, और 1 महीना में ही इतना ज्यादा देर के कहानी इसका खत्म हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो बनेंगे तो आप बना लोगे। चलते मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर में कैसा आया था, जो कि आप लोग यहाँ पे परेशान करने के लिए तैयार रहेगा। प्रीवियस ईयर देखो पहले, तब आपको यहाँ पे याद होगा। चलो देखते हैं। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर देखो कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बना था, ये 2022 के अंदर में आया था कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि हाँ कि उसके बीच में क्या आता है, लेकिन रबी फसल बुआई कब की जाती है। लो फंसा देगा, फंस जाओगे आप। मैंने क्या बताया था आप लोग को कि खरीफ फसल मार्च अप्रैल में रोपा जाता है, सॉरी जून जुलाई में रोपा जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। जबकि रबी फसल अक्टूबर नवंबर में ही रोपा जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, अक्टूबर नवंबर। अब ये बताइए अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, ठंडा होता है, गर्मी होता है कि बरसात होता है। तो अक्टूबर नवंबर में क्या 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 ग्रीष्म ऋतु होते हैं, नहीं। तो खो तो गया आपका काम से। मानसून के महीनों में वर्ष भर तो होगा नहीं, या शीत ऋतु आएंगे। तो भाई साहब अक्टूबर नवंबर आते आते ना इतनी ठंड पड़ जाती है कि आदमी का हालत खराब हो जाता है। तो इसका आंसर आप क के साथ में जाओगे, क्योंकि मानसून का महीना क्या है, तो मानसून का जो महीना है वो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर है, न कि अक्टूबर नवंबर है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सब ठंड के लिए होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क के साथ में जाओगे। कितना आसान था। लेकिन बस आप अगर पढ़े नहीं रहते ना, तो रवि देखो इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है, तो मत फंसाना का हिंदी में अलग होंगे, भाई हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है। तो इसके लिए आप इसको यहाँ पर जो है सो ये मत करना। और देखो मैं जितना अभी पढ़ाया था ना, उतना लगभग आपको बिल्कुल सेम मिल रहा है। यहाँ पूछा कि वर्ष भर में दिन और रात की लंबाई समान रहती है किस ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, कटिबंध पर। तो यहाँ पर तो ये सब कुछ जानता है। मैंने आप लोग को सोल्यूशन भी करवा रखा है, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो प्रीवियस ईयर का। तो वो तो आप पता ही है, जो मैंने बताया था यहाँ पर लगभग सब उसी से क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर पूछी जाएगी। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए अब देखिए, आपका एक टॉपिक और बच गया है, वो इंडियन वाइल्ड लाइफ का। तो उसका मैंने आपको पीडीएफ दे दूंगा, और भी 2-3 टॉपिक और अगर बचा हुआ होगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर दो कि सर आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, सर आपने ये क्वेश्चन आता है, आपने ये नहीं बताया। तो आप कमेंट अगर करोगे ना, तो मुझे लगेगा कि हाँ कि वाकई में ये चीज़ पढ़ाने लायक है। तो मैं आप लोग को एक क्लास और एक्स्ट्रा ले आऊँगा। और करंट अफेयर के मैंने आपको बताया ही। अगर आप मुझे ये लगे कि नहीं भाई इसका बस मैं आपको नोट्स दे दूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, वही काफ़ी है। ग्रुप के अंदर भी जाके आप बोल सकते हो कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, तो मैं उसका नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे कि आप एक हो गया मिट्टी का, तो मिट्टी मैंने अभी नहीं बताया आपको, तो मिट्टी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। इंडियन वाइल्ड लाइफ भी पूछता है तो वो भी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में कुछ फॉर्मूला भी पूछता है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ग्रुप में बस मुझे बता देना, मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ आपको प्रोवाइड वहाँ पर करवा दूंगा। लगभग आप जितनी टॉपिक थी सब खत्म हो गई, मेजर जो टॉपिक थी वो खत्म हो गई। बस आप लोगों को मैं पीडीएफ दे दिया हूँ, पीडीएफ अच्छे से पढ़िए। उसी के दौरान उसी के आसपास घूम फिर क्वेश्चन आएगी, बस आपको अच्छे से पढ़ते रहना है। अगर आप विश्वास न हो तो आप एक काम कर लो, जो मेरा 4 क्लास अब तक आपने मेरा किया है, मेरी क्लास करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले जब आप यूट्यूब पे जाओगे ना, तो यूट्यूब पे जाने के बाद में आप लोग को यहाँ पर जो है एजुकेशनल पॉइंट आप देख रहे हो, जो सर्च आप लोग यहाँ पर कर लोगे। यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ, अभी काम नहीं कर रहा है, ये देखिए ये आते हैं। तो ये जो मेरा चैनल सर्च करोगे आप एजुकेशनल पॉइंट, तो ये देखो जैसे ही सर्च करोगे उसके बाद में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। देख रहे हो ना प्लेलिस्ट, इसमें आप लोग को चले जाना है। प्लेलिस्ट में जाते ही आप लोग को पटना वुमेन्स कॉलेज का प्लेलिस्ट दिख जाएगा, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में जो मेरी 4 क्लास है, यहाँ देखो ये पार्ट 1 है, क्लास 4 जीके क्लास 4 की पार्ट 1, फिर 3, फिर यहाँ पर देखो 2 और फिर 1 और फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन। तो जितना मैं 4 क्लास करी, 4 के 4 क्लास आप कर लो। उसके बाद पटना वुमेन्स कॉलेज का आप प्रीवियस क्वेश्चन लेकर बैठो, 19 का, 18 का, 17 का, या फिर आप 20 का, 22 का लेकर बैठो। आपको देखना 60 to 70% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, 60 to 70%। और कहोगे सर 30% क्यों नहीं बनेगा? देखो 30% क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके कुछ काफ़ी उटपटांग होंगे, जो आपके सिलेबस से मैच करता ही नहीं है। जान से पटना वुमेन्स उसे पूछती है ताकि भाई कट ऑफ ज़्यादा ना जाए।
क्योंकि अगर सब कोई क्वेश्चन आसान पूछ देगी तो कट ऑफ जो है ना आपका बहुत हाई चल जाएगा, फिर किसी का एडमिशन नहीं हो पाएगा, सिर्फ टॉपर लोग एडमिशन ले पाएंगे। इसीलिए 10 क्वेश्चन आप ये ऐसा लेकर चलो जो काफी उठपटांग रहेगा। बाकी जो मैंने पढ़ाया था ना उससे आपका 80% तक का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। बस आप अच्छे से याद रिविजन कर लोगे तो 80% तक का सिलेबस कवर हो जाएगा। विश्वास अगर ना हो तो प्रीवियस ईयर लेके बैठो, पहले ये पूरा क्लास कर लो, तब प्रीवियस ईयर लेके बैठो। आपका लगभग जीके आपको हुआ की तरह ऐसे ऐसे आप मारोगे टिक और ऐसे ऐसे उड़ते जाओगे। 3-4 टॉपिक मेरा और बाकी है, मैंने कहा था करंट अफेयर टॉपिक बाकी है, सॉइल का मिट्टी का बाकी है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ बाकी है। तो वो और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बाकी है जो मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। वो सब पढ़ लोगे तो आपको लगभग 90% सिलेबस इसी में से आ जाएगा आपको। ठीक है, बस आपको ध्यान देते रहना है। उसके अलावा देखो अभी बचा हुआ है रीजनिंग, तब बचा हुआ है मैथ, तब बचा हुआ है इंग्लिश। तो वो सभी क्लासेज अब फाइनली आज मैं यहाँ पर खत्म कर दिया हूँ उसी क्लासेज। मुझे लगेगा ऐसा आप लोग कमेंट देकर कि हाँ एक क्लास जीके की और आनी चाहिए तो मैं आप लोग को ला के दूंगा। अगर मुझे नहीं लगा कि नहीं आनी चाहिए तो भाई मैं नहीं लाऊंगा, आप लोग को उसका इंपॉर्टेंट पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दूंगा। करंट अफेयर जैसे आप लोग पढ़ते रहिएगा। ग्रुप मैंने बनाया क्यों, इसी के लिए ना ताकि आप लोग को फायदामंद हो। तो आप लोग अपना आराम से ग्रुप में बढ़ते रहो, रिविजन करते रहो। बाकी जो बचा हुआ सिलेबस है उसको फटाफट मैं लाकर खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो आने के लिए। फाइनली मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज के साथ में। आज मेरी समाप्त हो गई जीके की सीरीज। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और शेयर करना, ये देखो 100-150 कितना व्यूज है। आप जरा सोचो, इतना मेहनत करने के बावजूद भी बच्चे आ नहीं रहे। कितने बच्चे अप्लाई किए हैं? लगभग 10 से 11 हज़ार। और कितने बच्चे, इसका मतलब शेयर नहीं कर रहे हो भाई। शेयर कर दो ताकि इंपॉर्टेंट आप लोग को भी फायदा हो, उसको भी फायदा हो। धन्यवाद।